आरसीसी डिजाइन में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ में। हमने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल देखे, न्यूमेरिकल के बारे में देखा, तो अब हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, क्यों हम यूज करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ का यूज क्या है, ठीक है जी, और शेयर बॉन्ड स्ट्रेस क्या है, जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेसेस है वो क्या होती है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड है क्या चीज। बॉन्ड जो नाम है ये क्यों आया, ठीक है जी। बॉन्ड क्या है, दो जो हमारे अगर आरसीसी मेंबर की बात करें तो बॉन्ड किसके बीच में, कंक्रीट और स्टील के बीच में। जो रिइंफोर्सिंग हमारा मेंबर है, रिइंफोर्सिंग स्टील है, हमारा मटेरियल है, रिइंफोर्सिंग मटेरियल क्या है, स्टील है। स्टील और कंक्रीट के बीच में आरसीसी डिजाइन को देखते हुए हम अज्यूम करते हैं जो बॉन्ड है हमारा वो किसके बीच है, हमारा आरसीसी डिजाइन में हम देखते हैं बॉन्ड कंक्रीट और रिइंफोर्सिंग मटेरियल के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है जी। वो किस तरह से बन रहा है, उसकी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, वो उसके बारे में देखते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेसेस जो है क्या है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेसेस क्या है, ठीक है जी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है जो थ्योरी है आरसीसी डिजाइन की थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग जो एक परफेक्ट बॉन्डिंग बनती है वो किसके बीच में बनती है, आरसीसी डिजाइन थ्योरी क्या बोलती है, आरसीसी डिजाइन थ्योरी क्या बोलती है, जो परफेक्ट बॉन्डिंग है वो किसके बीच में बन रही है, एक कंक्रीट और दूसरा रिइंफोर्सिंग मटेरियल। रिइंफोर्सिंग मटेरियल क्या, स्टील, मतलब स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्डिंग बनती है, ये क्या है, आरसीसी डिजाइन मान के चलता है, ठीक है जी। तो इसमें जो हमारी बॉन्डिंग है इसका मतलब ये है कि बॉन्डिंग क्यों का मतलब हमारा जो हेल्प क्या कर रही है बॉन्डिंग जो बन रही है कंक्रीट और स्टील की, तो मतलब जो चांसेस और स्लिपेज है, स्लिपिंग होती है, तो वो स्लिपेज की चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत हद तक क्या किया जा सकता है, रेजिस्ट किया जा सकता है स्लिपेज को। स्लिपेज जो होती है, ठीक है जी, उसकी वजह से बॉन्ड क्या हेल्प कर रहा है, तो बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, हमारे कंक्रीट और रिइंफोर्सिंग मटेरियल यानी कि स्टील के बीच में बॉन्ड, परफेक्ट बॉन्ड बनता है, हमारी आरसीसी डिजाइन थ्योरी बोलती है। तो ये जो बॉन्ड बनता है कंक्रीट और स्टील के बीच में, ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है स्लीपेज को। बहुत बड़े पैमाने पे क्या है, हमारी जो स्लीपेज की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है जी, तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो स्लीपेज के रेजिस्टेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बॉन्ड की वजह से, ठीक है जी। तो बॉन्ड की वजह से तो आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, जो जब आरसीसी स्ट्रक्चर में रिइंफोर्सिंग जो हमारे कंक्रीट है, कंक्रीट में हम रिइंफोर्समेंट करते हैं, एम्बेडेड करते हैं, तो आफ्टर द क्वेरिंग उसमें अगर सूखने के बाद, ड्राइंग प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, श्रिंकेज आनी शुरू हो जाती है। तो श्रिंकेज आएगी तो जब लोड वगैरह लगेंगे तो क्या होगा, अगर अच्छा बॉन्ड नहीं बना तो क्या आएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें होती है जो डिपेंड करती है बॉन्ड किस तरह का बना है, बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है जी। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड्स करता है कितनी हद तक हम क्या कर सकते हैं, उसको रेजिस्ट कर रहे हैं क्रैक्स को, या स्लिपेज जो हो रही है, ठीक है जी। तो परफेक्ट बॉन्डिंग बनती है किसके बीच में, कंक्रीट और स्टील के बीच में, ठीक है जी। तो ये हमारा जो बॉन्ड है ये किसकी जो स्टील और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड है उसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, इस बॉन्ड को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, ठीक है जी। अगर हमारे कंक्रीट मिक्स है वो जो प्रोपोर्शन है उसकी, जैसे हम कंक्रीट मिक्स जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखते हैं, M20, M25, M15, तो ये सारे के सारे जो ग्रेड्स हैं उनकी डिपेंड्स करेगा ना उस पे, तो हमारा बॉन्ड उस पे डिपेंड करेगा किस तरह का कंक्रीट मिक्स है। तो कंक्रीट मिक्स पे डिपेंड करेगा क्या, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड जो बिटवीन किसके बन रहा है, द बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड किसके बीच में बनता है, द बॉन्ड बिटवीन
concrete and steel is increased by अगर बॉन्ड जो स्टील और कंक्रीट के बीच में बना वो कैसे अच्छा होएगा, तो स्लीपेज नहीं होएगी, तो क्रैक्स नहीं आएंगे, तो हमारा जो डिजाइन प्रोसेस और जो हमारी स्ट्रक्चर है वो सेफ रहेगा भाई। ठीक है, तो किस वजह से बॉन्ड को क्या कहता है, इंक्रीज किया जा सकता है, जो हमारा स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो अच्छी बनी रहे, तो क्या कारण है। सबसे पहले हम बात करें यूजिंग रिच कंक्रीट मिक्स, बाय यूजिंग रिच कंक्रीट मिक्स। ठीक है जी, जो कंक्रीट मिक्सर है, मिक्सिंग है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कंक्रीट मिक्सर होना चाहिए ताकि बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छी बने। ठीक है जी, अगर कंक्रीट मिक्स अच्छा नहीं हुआ, प्रॉपर प्रोपोर्शन में सीमेंट एग्रीगेट्स और जो हमारी सैंड है उनका प्रोपोर्शन जो है अच्छी तरह से मिक्स नहीं किए, जब हमने वाटर सीमेंट रेशियो को नहीं देखा, तो ये सारी की सारी चीजों को इंक्लूड नहीं किया, तो हमारा क्या है, जो कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्डिंग का प्रोसेस है वो क्या नहीं, वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, और बहुत सारी चीजें एडहेरेंस होती है, एडहेरेंस की वजह से क्या होता है, बॉन्डिंग ज्यादा होती है। एडहेरेंस अगर कंक्रीट और स्टील के बीच में एडहेरेंस बढ़ेगी तो क्या होएगा, हमारा उतना ही परफेक्ट बॉन्डिंग बनेगी कंक्रीट और स्टील के बीच में। ठीक है जी, दूसरा कैसे है, बाय यूजिंग डिफॉर्म बार्स, तो बाय यूजिंग डिफॉर्म बार्स, बाय यूजिंग डिफॉर्म्ड बार्स मतलब तोड़ बार्स, इससे भी हम बॉन्डिंग को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डिफॉर्म बार, हमारे जो डिफॉर्म बार हैं, ट्राइएस्ट्री बार हैं, उनको यूज करके भी हम बॉन्डिंग को अच्छे से बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, जो प्लेन बार होते हैं वो प्लेन बार में जो बॉन्डिंग बनती है वो वीक बनती है, वीक बॉन्डिंग होती है। ठीक है जी, क्योंकि वो जो हमारे स्टील है, वो स्टील में क्या होता है, जो हमारी बॉन्डिंग है, अगर हम बात करें रिएक्शन की, अगर हम वाटर डाल देते हैं तो वाटर जल की वजह से क्या होएगा, वो जो क्रैक्स होंगे वो सॉरी जो हमारी स्टील होएगा और कंक्रीट होएगा उसमें रिएक्शन होएगी, तो रिएक्शन की वजह से हमारा जो क्या है, जो प्लेन बार है वो प्लेन बार ज्यादा क्रैक्स को शो करेगा। अगर हम इसकी बात करें डिफॉर्म बार की, तो ये जो क्रैक्स आते हैं वो क्या होते हैं, जो स्मॉल क्रैक्स होंगे उसको शो करेगा। अगर कोई लोड लगता है किसी स्ट्रक्चर पे, जो हमने इस तरह का कोई बॉन्डिंग बनाई है, तो बॉन्डिंग बना किसी स्ट्रक्चर के लिए, तो डिफॉर्म बार की बात करें तो यूजिंग डिफॉर्म बार से हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, और बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट लेंथ ऑफ इमेंडमेंट, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट लेंथ ऑफ providing sufficient length of amendment। ठीक है जी, तो sufficient length amendment तो ओवरलैपिंग करते हैं हम, सफिशिएंट लेंथ अगर हो तो हम बॉन्डिंग अच्छे से बना सकते हैं। अगर ओवरलैपिंग जो रिइंफोर्सिंग ओवरलैपिंग करते हैं हम, डिवेलपमेंट लेंथ को देखते हैं। ठीक है जी, तो ओवरलैपिंग वगैरह जो हम इवेंटमेंट करते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, वो सफिशिएंट लेंथ में अगर हम करेंगे तो हमारा बॉन्ड जो क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होएगी। तो बाय प्रॉपरली कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट्स, बाय properly compacting the concrete, तो प्रॉपरली कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करके भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जैसे वाइब्रेटर यूज करते हैं, वाइब्रेटर के लिए जो वॉइड्स रह जाते हैं कंक्रीट में, जब हम आरसीसी कोई भी स्ट्रक्चर यूज यानी कि कोई स्लैब यूज बना रहे हैं तो उस टाइम पे ये हम एक वाइब्रेटर यूज करते हैं ताकि जो वॉइड है वो वॉइड ना रहे।
ठीक है जी। अगर वॉइड नहीं रहेंगे तो क्या होएगा, जो बॉन्डिंग है स्टील और कंक्रीट की वो अच्छे से बन जाएगी, ठीक है जी। वॉइड रहेंगे तो क्या होएगा, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, उसमें क्रैक्स की प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि मॉइस्चर वहां पे पेनिट्रेट कर जाएगा। तो बाय प्रॉपरली कंपैक्टिंग द कंक्रीट को अच्छे से कॉम्पैक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, कंक्रीट और स्टील के बिटवीन जो बॉन्ड बन रहा है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है जी। और किसे इंक्रीज किया जा सकता है, और बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट कवर टू रिइंफोर्समेंट, by providing sufficient cover to the reinforcement, ठीक है जी। तो हमने सरिया जो यूज किया है, हमने जो स्टील यूज किया है, उसके लिए क्या किया है, जो कवर यूज करते हैं हम, तो वो सफिशिएंट, हम अगर कवर यूज करेंगे तो क्या होएगा, हमारी बॉन्ड जो है वो कंक्रीट और स्टील का इंक्रीज किया जा सकता है। तो हमें पता है क्या है बॉन्ड क्या है, जो हमारी आरसीसी डिजाइन थ्योरी है वो ज्यूम करती है कि हमारा जो बॉन्ड है वो परफेक्ट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, कंक्रीट और रिइंफोर्सिंग मटेरियल के बीच में, यानी कि स्टील और कंक्रीट के बीच में, ठीक है जी। तो इस बॉन्ड की वजह से, परफेक्ट बॉन्डिंग की वजह से स्लीपेज के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। तो यानी कि क्रैक्स नहीं हो पाते, कोई अगर जब एक्सटर्नल लोड लगता है तो क्रैक्स नहीं होंगे अगर बॉन्डिंग अच्छी होएगी, ठीक है जी। तो इनकी वजह से बॉन्डिंग बनी रहती है, ठीक है जी। और उसके बाद करें तो बॉन्ड रेजिस्टेंस क्या है, बॉन्ड की जो बात है, तो बॉन्ड बना कैसे रहता है, अगर हम बात करें ये फेल भी हो सकते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। इसकी बात करते हैं अभी। तो ये हमारे क्या है, बॉन्ड को स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के पॉइंट अभी हमने देखे, ठीक है। और बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में जाना। तो अभी हम बात करें बॉन्ड रेजिस्टेंस कैसे किया जा सकता है, बॉन्ड रेजिस्टेंस कैसे किया जा सकता है, बायोमैकेनिकली, बायोकेमिकली देखें तो बॉन्ड रेजिस्टेंस, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जा सकता है कंक्रीट और स्टील की जो बीच जो बॉन्ड परफेक्ट बॉन्डिंग हो रही है इसको इंक्रीज किया जा सकता है। अगर हम बात करें केमिकल, ठीक है जी, तो प्योर एडेशन रेजिस्टेंस केमिकल एडेशन है। तो केमिकल एडेशन में क्या होगा, जो हम वाटर यूज करते हैं कंक्रीट जेल में, ये क्या करता है, एडेशन, कंक्रीट एडेशन का काम करता है। जब हम वाटर को यूज करते हैं, याद रखना ये बात, जो हमारी प्योर एडेशन रेजिस्टेंस क्या है, केमिकल एडेशन भी बोलते हैं इसको, केमिकल एडेशन। तो केमिकल एडेशन में क्या है, जब हमारा वाटर है, वाटर को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं कंक्रीट जेल में। तो कंक्रीट जेल में जब वाटर मिक्स करते हैं तो क्या करता है, जो वाटर है वो रिएक्ट करता है और वो क्या करता है, हमारी जो कंक्रीट और रिइंफोर्सिंग मटेरियल है, कंक्रीट और रिइंफोर्सिंग मटेरियल है, उसमें एडेशन में हेल्प करता है, ताकि एडेशन बढ़ेगी तो क्या होएगा, बॉन्ड बढ़ेगा, ठीक है जी। बॉन्ड कंक्रीट और स्टील के बीच में बढ़ेगा, ठीक है जी। तो ये जो चांसेस ऑफ ब्रेक्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, हमारी स्लिपेज कम हो जाती है जब हमारी एडेशन बढ़ जाती है। तो इसके बाद ये बात है कि अगर ये वीकेस्ट बॉन्ड होता है, जब वाटर की वजह से जो एडेशन होती है रिएक्ट होके क्या रिइंफोर्सिंग मटेरियल और कंक्रीट के बीच में, तो इसकी वजह से होता क्या है, वीकेस्ट बॉन्ड बनता है। जब कोई लोड लग जाता है तो ये इजीली क्या हो जाते हैं, ब्रेकआउट हो सकते हैं, ठीक है जी, ये बॉन्ड। तो ये बहुत और केमिकल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी होता है और मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी, हम बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड स्ट्रेस क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस, तो बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में देखते हैं। बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेस ठीक है जी। बॉन्ड स्ट्रेस क्या है, बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज developed due to the adherence
bond between concrete and steel। तो स्टील और कंक्रीट के बीच में जो डेवलप होते हैं बॉन्ड, ठीक है जी, किसके कारण? एडहेरेंस के कारण, is developed due to adherence to the concrete to the surface of bar, adherence of the concrete to the surface of bar, to the surface of bar, to the surface of bar, the intensity of the adhesive force, the intensity of the adhesive force on the surface of steel bar, on the surface of steel bar is known as bond stress। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस क्या है? जो बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में डेवलप हो रहा है? कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड स्ट्रेस हो रहा है ड्यू टू एडहेरेंस। एडहेरेंस कई चीजों से हो सकती है। एडहेरेंस जो है मैकेनिकली रेजिस्टेंस से हो सकती है और जो हम केमिकल की हो सकती है। एडहेरेंस को कैसे मजबूत किया जाता है हमने पहले पॉइंट पढ़ चुके हैं। तो बॉन्ड जो कंक्रीट और स्टील के बीच में जो डेवलप हो रहा है ड्यू टू एडहेरेंस, तो वो जो इंटेंसिटी है, जो इंटेंसिटी है एडहेसिव फोर्स की ऑन द सरफेस ऑफ स्टील बार की जो एडहेसिव फोर्स लगी, जो कंक्रीट और स्टील के बीच में एडहेजन आई, उस एडहेजन में एडहेजन फोर्सेस हैं जो उस इंटेंसिटी को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है जी, उस इंटेंसिटी को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है जी। उसके बाद अब हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेस के बाद हमारे जो डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। डेवलपमेंट लेंथ क्या है? बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है? ठीक है जी, डेवलपमेंट लेंथ डेवलपमेंट लेंथ के बारे में जान लेते हैं क्या है। डेवलपमेंट लेंथ तब होती है जब कोई दो एंकरिंग करते हैं, जो हमारी एंकर्स बार के यूज करते हैं, या दो बार्स को हम क्या करते हैं? एम्बेडेड करना चाहते हैं, जहां हम उसको क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। तो हमें बहुत जरूरी होता है हमें क्या करना? डेवलपमेंट लेंथ को लेके आना। तो डेवलपमेंट लेंथ हमें बहुत ज्यादा सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड करना जरूरी हो जाता है जब कोई एंकरिंग, और क्या होता है जब हम कोई दो बार्स को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ठीक है जी। तो क्या है डेवलपमेंट लेंथ? डेवलपमेंट लेंथ में भी डिफाइंड है द मिनिमम लेंथ ऑफ बार। डेवलपमेंट लेंथ is defined as the minimum length of bar, minimum length of bar, minimum length of bar, ठीक है जी, minimum length of bar which must be embedded in concrete, which must be embedded in concrete, which
must be embedded in concrete beyond any section on either side, beyond any section on either side to develop full design stress by bond, to develop full design stress by bond, that is design bond stress, that is between concrete and steel, that is between concrete and steel. तो क्या है डेवलपमेंट लेंथ? डेवलपमेंट लेंथ इज डिफाइंड एज द मिनिमम लेंथ ऑफ बार, वो मिनिमम लेंथ है बार की which must be embedded in concrete, which must be embedded in concrete beyond any section of the concrete either side to develop full design stress by bond. ठीक है जी, either any section embedded in the beyond any section on either side to develop full design stress. तो फुल डिजाइन स्ट्रेस को हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सके। ठीक है जी, बॉन्ड जो है, जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है, वो उसको हम क्या कर सके, डेवलप कर सके, जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो जाए, जो इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो परफेक्ट बॉन्डिंग है वो बन सके, ताकि हमारा कोई स्लिपेज ना हो। ठीक है जी, और उनकी जो स्टील और कंक्रीट की है उसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट लेंथ। कोई भी जब एंकरिंग और जब हम दो बार्स को क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या है, डेवलपमेंट लेंथ की जरूरत पड़ती है। तो डेवलपमेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में देख लेते हैं। हम इसको डेजिग्नेट किससे करते हैं, एलडी से। हम डेवलपमेंट लेंथ को किससे डेजिग्नेट करते हैं, एलडी। तो एलडी मैथमेटिकली देखें तो क्या करेंगे, 0.87 FY डिवाइडेड 4 टाउ BD, 4 टाउ BD। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आई हैं, D क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ, FY क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और टाउ BD हमारा क्या है, डिजाइन शियर, जो हमारी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है। तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस टाउ BD। ठीक है जी, टाउ BD क्या है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। तो ये हमारे क्या है, डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ के बाद अगर देखें, ठीक है जी, तो हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो क्या है, एक मिनिमम लेंथ को बार जिसमें हम कंक्रीट में क्या करते हैं, एम्बेडेड करते हैं, ताकि हमारा जो सेक्शन है दोनों साइड पे फुल डिजाइन स्ट्रेसेस जो बन रही है वो बाय बॉन्ड, ठीक है जी, वो सफिशिएंट परफेक्ट बॉन्डिंग बन जाए। ठीक है जी, जो दो या एंकरिंग बार यूज कर रहे हैं, जब हम दो जब बार को क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो हम डेवलपमेंट लेंथ को यूज करते हैं। ठीक है जी, टाउ BD क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है जी, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। तो ये हमारी क्या है, डेवलपमेंट लेंथ है। और डेवलपमेंट लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, चक्र भी लगाते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, बॉन्ड क्या होता है और कैसे इंक्रीज किए जाते हैं बॉन्ड स्ट्रेसेस को, तो ये सारी की सारी जो हमारी हमने पढ़ा, ये सारे का सारा चैप्टर शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ के बारे में है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ तक खत्म होता है, शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ। तो शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ जो है हमारा यहाँ तक ही चैप्टर था। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, और
जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रेसेस के बारे में, डिजाइन बॉन्ड टाउ बी डी, ठीक है जी। तो नॉमिनल डायोक्साइड जो हमारा ये चीजें हैं हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है, तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस क्या है हमारी, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो है हमारे जो कोड है वो कोड कहां पे, डिजाइन बॉन्ड टाउ बी डी के बारे में हमें कोड में एक टेबल मिलेगा, कोड में एक टेबल मिलेगा टाउ बी डी के लिए, टाउ बी डी के लिए एक टेबल मिलेगा कोड में, कोड जो एज पर IS 456, कौन सा कोड है हमारे पास, IS 456 2000 और क्लॉज नंबर है, ये हमारा टाउ बी डी की बात हो रही है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की, ठीक है जी। क्लॉज नंबर 26.2.1 26.2.1.1 इस क्लॉज में हम जाएंगे तो हमें डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में एक टेबल मिलेंगे, ठीक है जी। तो इसके बारे में हमें जो प्लेन स्टील है या बार टेंशन स्टील है या डिफॉर्म बार हैं उनके लिए अलग अलग जो वैल्यू रहती है टाउ बी डी की, हमें यहाँ से एक टेबल मिलेगा, ठीक है जी। उस टेबल में गिवन होगी। तो टाउ बी डी की वैल्यू F5 हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, और फाई क्या है, स्टील बार का जो डाया है इसको फाई से डिनोट करेंगे, ठीक है जी। ये क्या है, डाया, क्या है, डाया ऑफ स्टील बार, ओके। तो ये डेवलपमेंट लेंथ है हमारी, और टाउ बी डी की वैल्यू हमें टेबल में मिलेगी, हमने क्लॉज नंबर 456 2000 में हमने देखा, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे हम बात करें टाउ बी डी की वैल्यू अगर प्लेन स्टील बार के लिए तो M20 के लिए 1.2 रहती है, जैसे हम बात करें तो M20 के लिए टाउ बी डी की वैल्यू 1.2 रहेगी, ठीक है जी। तो ये सारी वैल्यू आपका M25 के लिए 1.4 रहेगी, M25 के लिए 1.4 रहेगी। तो इसका मतलब टाउ बी डी हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है जी। टाउ बी डी की वैल्यू मतलब डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो है वो डिपेंड किस पे करती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, सारा का सारा जो चैप्टर है वो यहाँ तक है, ठीक है जी। हमने जो चैप्टर नंबर 3 है शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ, इसके बारे में बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया। आरसीसी के रिइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ा, शियर रिइंफोर्समेंट क्या होती है, ठीक है जी, शियर रिइंफोर्समेंट कैसे करते हैं, और बहुत सारे सेक्शन को देखा, क्रिटिकल सेक्शन को देखा, फेलियर प्लान्स देखे हमने, ठीक है जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखी, और ये हमारे बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में देखा। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी स्टार्ट करेंगे चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट स्टेट मेथड्स। तो लिमिट स्टेट मेथड्स के बारे में सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 में।